सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकेड्स। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया। लेके आया हूं आज क्लास 10th आईसीएसई पर एनर्जी, यानी कि आज चर्चा करेंगे हम एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी क्या होती है। सो वर्क हमने जान लिया है, पावर हमने जान ली है, बात करेंगे आज एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट क्या है। मैं उन की पॉइंट पर भी बताऊंगा जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत लिख के आ जाते हैं या वो गलत समझ लेते हैं और वहां पर एग्जाम में गलत गलत सारा का सारा एक्सप्लेन कर देते थे। तो उन पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, उन पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या चीज आपको अपने दिमाग में लेकर एग्जाम में जानी है। तो छोटा सी ये क्लास है जिसमें मैंने आज एनर्जी खत्म कर देनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज पर बात करेंगे। तो स्लोली स्लोली छोटी छोटी वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या किया जाएगा, कवर कराया जा रहा है। चलिए तो बात करते हैं आज एनर्जी की। तो बच्चे लोग, एनर्जी क्या होती है ना। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है जब हम कुछ चीज खाना खाते हैं या हम कोई चीज खा रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि सर मेरे अंदर तो आज बहुत एनर्जी है, इसलिए मैं आज बहुत एनर्जी से काम कर रहा हूं। बेसिकली एनर्जी अगर आपके अंदर है या आपके पास एनर्जी है तो आप बहुत तेजी से काम कर पा रहे हो या आप कोई काम कर पा रहे हो। अब जैसे हम ऐसे चले जाते हैं, अरे खाना नहीं खाया क्या आज। हमारे स्कूल में सर क्या कहते हैं, अरे खाना नहीं खाया क्या। क्यों? क्योंकि खाना नहीं खाया यानी से उनका मतलब है क्या आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। यानी कि अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप कोई काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी से आप वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद सोच लीजिए कि अगर एक बोर्ड सामने रखा या एक ट्रॉली सामने रखी और मैं धक्का से ऐसे मारूं, तुम ये तो हंसोगे, तो तुम मेरे ऊपर कह रहे सर के अंदर तो जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। लेकिन ऑन द सेम टाइम आप चले जाओ और बहुत तेजी से धक्का देने लग जाओ तो बोलो यार क्या एनर्जी है तुम्हारे अंदर, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एनर्जी से आप काम करते हैं, यानी कि आपके काम करने की क्षमता, कैपेसिटी क्या बता रही है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। मेरे काम करने की क्षमता, मेरे अंदर काम करने की कैपेसिटी क्या बता रही है कि मेरी एनर्जी कितनी है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एनर्जी इज नथिंग द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज ओनली द कैपेसिटी दैट डू वर्क। यानी कि ऐसी क्षमता जिससे हम काम कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं। सो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। सिंपल सी बात है, कैपेसिटी है, हाँ है, क्या करने की भाई, वर्क करने की। तो आपके अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर एनर्जी होगी, आपके अंदर एनर्जी होगी, सबके अंदर एनर्जी होगी, बस सबके अंदर की काम करने की क्षमता अलग अलग होगी, इसलिए हम सबकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है किसी काम को करने की, हमारे अंदर जो क्षमता है उस वर्क को करने की, वही हमारी एनर्जी बता रही है। ठीक है। सो जैसे वर्क होती है वैसे एनर्जी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर पे थोड़ा सा चर्चा रखना। स्केलर यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसके पास, डायरेक्शन नहीं होगी दोस्तों। मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि वर्क भी स्केलर है और हमारी एनर्जी भी स्केलर है। एनर्जी स्केलर मतलब इस पे कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है सर, बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ये आपके एमसीक्यू पर आपको चमक सकता है। एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। There is no transfer of energy when a body acted upon by a force normal to the direction of displacement। बच्चों, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मैं फिर बता रहा हूं बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस दौरान क्या कोई वर्क होगा? आप बोलोगे वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क हमने पढ़ा था कि जब भी फोर्स इस परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, याद है कूली वाला कॉन्सेप्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तो वर्क डन 0 होता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर लिखो या एक और शब्द लिखते हैं परपेंडिकुलर के लिए, नॉर्मल। क्या लिखते हैं? नॉर्मली। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, नॉर्मल याद रखना। ठीक है बच्चे लोग, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये एक दूसरे के नॉर्मल हैं तो इस दौरान अगर वर्क नहीं होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पैमाने में, यस, एनर्जी और वर्क दोनों अलग हैं,
लेकिन हम किसी किसी पैमाने में ये कह रहे हैं वर्क ही तो एनर्जी है, जितना आपके अंदर एनर्जी आप उतना ही काम कर पाओगे। तो हम मोटा मोटा वर्क और एनर्जी को सेम ही लेके चल रहे हैं, वर्क और एनर्जी को हम सेम लेके चलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ ले कि एनर्जी कैलकुलेट करो, आप वर्क डन निकाल दोगे, थम्स अप, आप एकदम सही बता रहे हो, आप एनर्जी ही निकाल रहे हो। इसलिए यहां पे कहा जा रहा है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। और अगर वर्क नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूं वर्क ही एनर्जी है, यानी कि एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि व्हेन ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के नॉर्मल है, तो क्या इस दौरान एनर्जी का ट्रांसफर होगा? तो आपका आंसर होगा नो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यस, यहां पर यही लिखा गया है कि याद रखिएगा कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगी जब एक बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल होगा, किसके? डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। वर्क डन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगी, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर में आपको पता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल लगता है उस पर, आप कह सकते हो उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, यानी कि टेंजेंशियल होती है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन। देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स हमेशा अंदर की तरफ एंड डिस्प्लेसमेंट ये जा रहा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे की तरफ, तो 90 डिग्री। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब भी 90 डिग्री होंगे, नॉर्मल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो वर्क डन नहीं होगा, तो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सर्कुलर मोशन के दौरान क्या कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी? तो नहीं होगी। यही यहां पर हमें एग्जांपल पे भी बताया है। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में 90 डिग्री में है, और इस टाइम वर्क डन कितना होगा? 0, तो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों आपने एक चीज और ऐड कर ली अपने नोट्स में कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। सर ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होना, यानी कि एक रूप से दूसरा रूप लेना, पोटेंशियल से काइनेटिक बन जाना, काइनेटिक से कोई और एनर्जी बन जाना, उस तरीके के फॉर्म को हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता ही नहीं, सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, व्हाई? तो आप लिखेंगे ड्यूरिंग अ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ या व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, force and displacement are perpendicular to each other and hence there is no transfer of energy takes place। सिंपल बात याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन हमने जान लिया। नाउ एनर्जी हमने जान ली कि एनर्जी क्या है। भैया एनर्जी का मतलब है वर्क, जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी है। तो जो यूनिट होगी एनर्जी की, इट इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। जो एनर्जी की यूनिट है वही वर्क की यूनिट भी होगी, जो वर्क की यूनिट है वही एनर्जी की यूनिट भी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कार्य ही ऊर्जा है एस्टरिस्क मार्क के साथ, यानी कि कंडीशन, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है इनके बीच, लेकिन हमारे चैप्टर में से काम बन जाएगा, वर्क इज एनर्जी से काम बन जाएगा। सो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट जो एनर्जी की होती है वो होती है जूल। तो एनर्जी की एसआई यूनिट जूल है तो वर्क की भी एसआई यूनिट जूल है। सो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों लोग क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट एनर्जी क्या है? जूल। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होती है। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। जैसे हमने पढ़ा था वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग है, तो एनर्जी की भी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। ये रिलेशन याद रखना है कि 1 जूल के अंदर 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं।
1 जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं, या इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए 1 अर्ग के अंदर 10⁻⁻7 जूल होते हैं। बात एक ही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। तो मैंने क्या बोला, एसआई यूनिट वर्क की जूल है, एसआई यूनिट एनर्जी की भी जूल है। जो जूल कह रहा है, जो वर्क कह रहा है, वही एनर्जी कह रही है। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अर्ग, तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी भी अर्ग होती है। रिलेशन क्या है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये हमें याद रखना है। बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, अब आपने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, और मैंने आपको बताया था पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि पावर जो है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम। अब दोस्तों यहीं पर एक बात मैं बता रहा हूं कि वर्क ही एनर्जी है। सो कैन आई रिप्लेस इस वर्क को फ्रॉम एनर्जी? सर आप कह रहे थे वर्क ही तो एनर्जी है, मैंने लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, मैंने वर्क डन को हटा के एनर्जी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि वर्क और एनर्जी सेम ही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे लोग, पावर इनटू टाइम। ओके, सिंपल सी बात है। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो ये जो वॉट सेकंड है ये 1 जूल के बराबर होता है, यानी कि 1 वॉट सेकंड इक्वल्स टू 1 जूल। इसको तो ना अपनी कॉपी पे ना इसको तो बढ़िया करके डार्क कर दो, यानी कि ये तो तुम्हारे लिए एकदम रामबाण है, ये आपको बहुत मुसीबत से बचाएगा जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आएंगे। तो 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट सेकंड, मैं फिर लिख रहा हूं दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सर कैसे कह सकते हैं? तो फिर मैंने कहा पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क ही एनर्जी है, तो वर्क हटा के एनर्जी लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पावर इंटू टाइम हो गई, तो ई की जगह ई, पी इंटू टी बन गया, टेंशन खत्म। अब सर पावर की यूनिट क्या थी, वॉट, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, वॉट इंटू सेकंड को जूल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रहा होगा जूल में, ये रहा होगा सेकंड में, तभी तो जूल पर सेकंड को वॉट बोला ना। तो इधर अगर वॉट है तो वॉट और सेकंड को जूल बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत काम आएगा। ठीक, यानी कि मुझे एक चीज यहां से क्लियर होती जा रही है, और वो ये होती जा रही है कि पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट मल्टीप्लाई होती दिखे तो मुझे एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी, एनर्जी यानी कि वर्क की यूनिट मिल जाएगी। मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे इस फॉर्मूले से यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट मल्टीप्लाई हो, यानी कि पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर की यूनिट वॉट से बड़ी क्या होगी, किलो वॉट, और टाइम की क्या होगी, मिनट, सेकंड, घंटे, कुछ भी हो सकती है, मिनट, सेकंड, आवर्स। तो पावर की यूनिट और टाइम की यूनिट कहीं चिपकी हुई मिले तो मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं सोचूंगा कि ये किसकी यूनिट होगी, एनर्जी की या वर्क की। कहां फंसता है बच्चा, बच्चा समझता है पावर की है वॉट, और वो आगे पढ़ता ही नहीं, और वो इस वॉट सेकंड को एनर्जी की यूनिट बता देता है, बिल्कुल सही। लेकिन फंसेगा कहां, वो पढ़ेगा वॉट और बोलेगा रे वॉट है, सेकंड तो सेकंड देखता ही नहीं ना बच्चा। एग्जाम के टाइम मुझे पता है आप कितना ही इसको देख लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन चलता है ट्रेनिंग पे, जैसा उसने देखा है वैसा ही वो ग्रैब करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रुको, थोड़ा देखो, ध्यान से सोचो। तो पावर के लिए आएगा वॉट, वो देखेगा वॉट, ये तो पावर की यूनिट है, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि साथ में सेकंड यानी कि टाइम भी चिपका है। तो बहुत सारे बच्चे इस वाली यूनिट में ना फंस जाते हैं, किलो वॉट आर वो बोल देते हैं ये तो पावर की यूनिट है, किलो वॉट आर वो पावर बोल देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये है किलो वॉट, और यहां पर टाइम, ये आर का मतलब है टाइम, यानी कि बच्चे लोग अगर आप ध्यान से देखोगे तो किलो वॉट मतलब पावर, किलोवाट है पावर इनटू टाइम, और पावर इनटू टाइम तो एनर्जी की यूनिट होती है। इसलिए आपको ये एक एक चीज को ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। तो वॉट और सेकंड यानी कि पावर गुणा टाइम की यूनिट हो तो एनर्जी की यूनिट मिलेगी। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो इसकी बिगर यूनिट क्या होती है, एनर्जी की, वॉट और इसके साथ टाइम। तो वॉट यानी कि पावर, देखो आपको यूनिट समझनी है, वॉट इनटू टाइम, यानी कि वॉट का मतलब है पावर और आवर का मतलब है यानी कि घंटे का मतलब है टाइम। तो पावर इनटू टाइम किसकी यूनिट है, एनर्जी की। बहुत बढ़िया, बात क्लियर है। एसआई यूनिट नहीं है, एसआई में बदलना मैं सिखाऊंगा। एसआई यूनिट तो जूल होती है ना, जूल में बदलना हम सीखेंगे, पर बात समझना।
तो ये है वॉट का मतलब है पावर, आवर का मतलब है टाइम। देखो जब कुछ नहीं लिखा होता तो मल्टीप्लाई होता, ठीक है उसका मतलब। तो वॉट आर किसकी यूनिट है, एनर्जी की। इससे ऊपर चले जाओ तो किलो वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। आर का मतलब होता है टाइम। बच्चों इतना तो सबको पता है ना, घंटे में टाइम को नापा जाता है, बिल्कुल सबको पता है। तो पावर इनटू टाइम, यानी कि पावर इनटू टाइम किसकी, एनर्जी की यूनिट हो गई। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि पावर इनटू टाइम चमकना चाहिए। अगर यहां पर टाइम नहीं होता सर, सिर्फ और सिर्फ ये होता, ये नहीं होता, ये नहीं, ये मैं छुपा रहा हूं, ठीक है, ये नहीं होता, मान लो ये कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, भूल जाओ। किलोवाट तो ये पावर है, तब ये पावर की है। लेकिन अगर इसके साथ टाइम चमक गया, यानी कि इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो आप बोलोगे भैया पावर इनटू टाइम तो एनर्जी होता है। यानी कि किलोवाट आर, किलोवाट को हम लिखा किलोवाट पावर इनटू टाइम, यानी कि आर, ये किसकी यूनिट है, ये है आपकी यूनिट एनर्जी की। फंसना मत, मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे यहीं फंसते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। और एक छोटा सा नोट मेरी तरफ से आप लोगों को जो याद रखना है कि 1 जूल होता है 1 वॉट सेकंड के बराबर, जो मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं ये वॉट आर है क्या भला। तो 1 वॉट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 सेकेंड। मानो दोस्तों आप दुकान में गए और दुकान से 1 वॉट का बल्ब लेके आते हो। क्या लेके आए, 1 वॉट का बल्ब। हैं सर 1 वॉट का बल्ब लेके आए, देखो ठीक है, 1 वॉट का बल्ब लेके आए और आपने इसको ना देखा कि मैं बिजली जलाता हूं इसमें से। ये कितने का है, 1 वॉट का बल्ब, ठीक है, 1 वॉट का बल्ब, ठीक। ये 1 आर होगा दोस्तों, है सेकेंड नहीं होगा, 1 आर होगा, हाँ ठीक। अब इस बल्ब को आपने बिजली लगा दी, करंट लगा दिया और खोल दिया, जुम 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 जुम। 1 घंटे तक, 1 घंटे तक इस 1 वॉट के बल्ब ने कितनी बिजली की ऊर्जा एनर्जी ले ली, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली, कितनी एनर्जी इसने ली, वो है 1 वॉट आर। 1 वॉट का बल्ब जब 1 घंटे तक जला के रखोगे ना, तो जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली वो 1 वॉट आर है। 1 वॉट का बल्ब 1 घंटे तक जला के रख दो, 1 वॉट का बल्ब 1 घंटे तक जला के रख दो, 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटे तक इस 1 वॉट के बल्ब ने कितनी एनर्जी यूज की होगी, 1 वॉट आर। याद रहेगी बात। तो यहां पर यही लिखा है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय अ सोर्स ऑफ 1 वॉट इन 1 आवर, ठीक है। तो कितना वर्क इसने किया है या कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की है 1 घंटे पर, याद रखना 1 घंटे पे, वॉट आर। 1 वॉट का बल्ब 1 घंटे जलाया गया, तो इस 1 घंटे जलाने पर इसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की वो है 1 वॉट आर। बल्ब की बात नहीं है, और कोई सी भी मशीन हो सकती है, उस पर बात करें। तो सवाल उठता है अब आपके पास 1 वॉट आर इक्वल टू कितने जूल, यानी कि अब वॉट आर में कितने जूल होंगे, ये क्वेश्चन पूछा। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कई बार, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, मैंने आपको बताया वॉट इनटू सेकंड का मतलब होता है जूल। तो भैया जो भी आपको यहां पर लिखा हुआ है वॉट आर, इसको जूल में बदलना है। और जूल में बदलने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि वॉट तो होना चाहिए, लेकिन टाइम मेरा सेकंड में होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, जब 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 चलो मैं ऐसे लिखता हूं, जब, ठीक है, जब पावर वॉट में हो, ठीक है, जब पावर वॉट में हो और टाइम सेकंड में हो, तो वॉट सेकंड से बनेगा, वॉट सेकंड से जूल बन जाएगा, ठीक। तो चलो बदलते हैं, इसको कन्वर्जन करते हैं। क्या होगा इसका कन्वर्जन, बहुत आसान कन्वर्जन है। 1 वॉट आर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि जब वॉट में हो तो वॉट में छोड़ दो,
और टाइम को किस में लेके आना है, टाइम को सेकंड में लेके आना है। तो चलो टाइम को सेकंड में लाते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो क्या मैं यहां पर ऊपर जो 60 मिनट है इसको ऐसे लिख सकता हूं, 60 इंटू 1 मिनट, बात तो एक ही है, 60 1 जार 60, और 1 मिनट की वैल्यू यहां लगा दूं तो 1 आर इक्वल टू 60 को ऐसे छोड़ देना, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 1 मिनट को यहाँ चिपका दो टुक, तो 60 सेकेंड, यानी कि 1 आवर के अंदर कितने हो जाएंगे 3600 सेकेंड। यस आई नो आप सभी को रटा हुआ है, पर फिर भी याद रखना है जिसको नहीं पता। तो 1 वॉट, ऐसी ही टाइम हमारा किस में होना चाहिए, सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड। मैं फिर कह रहा हूँ 1 वॉट आवर, पहली बात तो पूछेगा यूनिट किसकी है, तो वॉट मतलब पावर, आर मतलब टाइम, पावर और टाइम मल्टीप्लाई होते हैं तो एनर्जी मिलती है, यानी कि 1 वॉट आवर एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये कैसे रिलेटेड है इससे, तो 1 वॉट को वॉट छोड़ दो और आर को, टाइम को किस में बदल दो, सेकंड्स में बदल दो। तो ये बदल गया 3600, यस 3600, 1 जा 3600, वॉट और सेकंड मल्टीप्लाई हो गए आपस में ना। वॉट और सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 वॉट 1 सेकंड बराबर 1 जूल, तो इसको हटाओ, इसका मतलब है 1 जूल 3600 जूल। तो 1 वॉट आवर के अंदर इतने जूल होते हैं ना। आज के दिन क्या हो रहा है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पावर्स में, पावर्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पावर में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को चेंज करना है अगर पावर में, तो ऐसे लिखो, देखो 1 वॉट आवर, यहाँ पर 3600 लिखा है जूल, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया। सर 10 से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है, इसको पॉइंट में बदलना है। हाँ मुझे पता है, आपको मैं ऐसे सिखा सकता था कि यहाँ पे पॉइंट लग जाता है तो एक जीरो बढ़ जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करते क्यों है। तो 36 के साथ एक जीरो जोड़ो और नीचे 10। अब आप बोलो सर 10 से 10 काट दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, फिर फायदा क्या हुआ 10 से मल्टीप्लाई करने का। दोस्तों इस चीज को हम लिखेंगे 1 वॉट आवर को, देखो ऐसी इन 3 जीरो को साथ लिख देंगे, 10 टू द पावर 3 जूल, और यहाँ लिखेंगे हम 36 के नीचे 10, और 36 के नीचे 10 जब आता है तो ये बनता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, ऐसे भी पूछा जा रहा है। और जब भी 10 टू द पावर 3 कोई चीज हो, इसका मतलब 1000 होता है, 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल। तो ये बन सकता है आपके पास 1 वॉट आवर में कितने जूल हैं, तो 3.6 किलो जूल हमारे 1 वॉट आवर में होते हैं, एंड दिस विल बी योर आंसर। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड का कारण यह है कि इसकी पावर 3 में बनानी थी और इसके नीचे पॉइंट भेजना था। यस मुझे पता है, आपको ऐसे भी बोलता मैं कि बच्चे लोग आप जानते हैं कि एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ जाता है, पर इतना क्यों होता है उसके पीछे का कारण ये है। सो ये है 1 वॉट आवर के अंदर। तो अगर पूछे 1 वॉट आवर के अंदर कितने जूल, तो 3600 जूल, या फिर आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, या फिर लिख सकते हो 3.6 किलो जूल। ये तीनों इसके आंसर हैं। तो अब आपको ऑप्शन में ये देखने की केजे पूछा है या सिर्फ जे पूछा है, ठीक है। तो ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है किलो वॉट आवर। तो फिर से देखो किलो वॉट मतलब पावर, आर मतलब टाइम, तो पावर और टाइम मल्टीप्लाई हुए यानी कि ये एनर्जी की यूनिट है। तो बच्चे लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि एनर्जी की यूनिट है या पावर की, तो बच्चे पावर पे टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। पावर नहीं है यहाँ पर, पावर के साथ टाइम भी मल्टीप्लाई है। तो 1 किलोवाट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 kWh इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर। मतलब क्या है कि एक बल्ब है, ये है 1000 वॉट का बल्ब, इसी चीज को हम 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं। यानी कि अब वही बल्ब जो 1 वॉट का था, अब 1000 वॉट का बल्ब आपने लगा दिया, 1000 वॉट का, और 1 घंटे इसको बिजली दी, इसको जलने दिया। जो 1 घंटे ये जला है, जो ये 1 घंटे जला, जिससे इसने क्या दी होगी, रोशनी, यानी कि इसने 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी वो हो गया हमारा 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1000 वॉट का बल्ब 1 घंटे तक जला के रखो, 1000 वॉट का बल्ब लगाओ और खोल दो स्विच और 1 घंटे तक बस जला के रखो, जितनी एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली दैट इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये बल्ब क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो याद रखेंगे फिर से 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी। एक छोटा सा नोट और लिख लें, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है बच्चे लोग, इसी में हमारे घरों में बिजली के बिल आते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बिजली के बिल इसी में आते हैं, ठीक है। जैसे 2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट्स में बिल आता है ना, तो यही एक यूनिट है, इसी को इन्होंने यूनिट बोल दिया, ठीक है। कि जब आपके घर में
कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चल रहा हो, 1 किलोवाट जब एनर्जी मिलके करे कंज्यूम या वो अकेला ही कर ले, तो 1 घंटे के अंदर अगर वो 1000 वाट कंज्यूम कर रहा है तो 1 यूनिट बिल बन जाएगा। अब आपने एक बल्ब भी लगाया हुआ, आपने फ्रिज भी लगाया हुआ, आपने टीवी भी चलाया हुआ, सारे साथ चलाए हुए, ये मिलके 2000 वाट खाते हैं सर 1 घंटे में। तो 2000 वाट यानी कि 2 किलो वाट, यानी कि 2 यूनिट बिल बन जाएगा 1 घंटे में। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि जब हम इलेक्ट्रिकल चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो उसके अंदर ये बिल निकालना भी सीखेंगे। अब फिर वही सवाल है कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल। तो पहली बात तो बच्चों फिर से याद रखना, किलोवाट मतलब पावर, आर मतलब टाइम, तो ये एनर्जी है। हाँ सर, तो चलिए इसको करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, तो मैंने आपको फिर से नोट बता दूं, 1 वाट सेकंड में बदलना है भाई साहब, और ये जैसी वाट सेकंड में आ गई ये जूल बन जाएंगे। तो चलिए बदलते हैं। तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। बढ़िया, किलो का मतलब 1000, और टाइम किस में चल रहा है, 1 घंटा। अब 1 घंटे के अंदर फिर से देखिए, 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड। यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 इंटू 60 यानी कि 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड लगा के चिपका देने का। तो 1 2 3 वाट की जगह वाट, इंटू की जगह इंटू, 1 की जगह 1, और यहाँ पर कितना आएगा 3600। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3600। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3600 सेकेंड। बच्चे लोग मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो सेम चल रहा है 1 kWh, 1 kWh। ये रिलेशन आता है 36 को 36 लिख दो, और 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ बन जाएगा 10⁵ वाट, और सेकंड जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जूल बन जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ जूल। ये बन गया, हमारा काम बन गया। इतने में हमारा आंसर आ गया। पर फिर मैं कहूँ अगर इसको पॉइंट में दिया जाए तो कुछ नहीं करना, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, जैसे मैंने सिखाया था आपकी बुक के अनुसार। तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10⁵, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर भी दोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, कटेंगे ही दोनों के दोनों सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो 36/10 का मतलब है 3.6, और 10⁻ यहाँ आ जाएगा 6। और नाउ मेरी बात ध्यान से सुनना, किलोवाट आवर है तो ये बदल चुका है जूल में, और यही क्वेश्चन आपके पास कई बार बन के भी आता है। फिर मैं कह रहा हूं आजकल ये पावर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में दे रहे हैं, तो ये चीज़ हम समझ गए कि 1 किलोवाट आवर के अंदर आप लिखो या तो 36 इंटू 10⁵ जूल। सर ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं 3.6 लिखूं तो बिल्कुल एकदम सही है। और दोस्तों एक बात याद रखना, 10⁻³ को बोला जाता है किलो, 10⁻6 को बोला जाता है मेगा। तो ये बन गया हमारा 10⁻6 जूल, यानी कि mj इतना मेगा जूल, माइकल जैक्सन नहीं, मेगा जूल। ठीक है, तो 3.6 मेगा जूल हमारा वैल्यू बन गया। सिंपल है, याद रखना, आसान है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर बात करते हैं, कैलोरी। कैलोरी भी यूनिट होती है, मैं फिर बता दूं, कैलोरी भी यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती, एसआई यूनिट जूल होती है। कैलोरीज में नापी जाती है दोस्तों हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अगर गलती से आपसे पूछ ले कि हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है तो जूल, कैलोरी मत लिख के आ जाना, हीट एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी को नापा जाता है कैलोरी से। सर ये है क्या कैलोरी, जरा इसका भी फील ले लेते हैं। तो कैलोरी बड़ी प्यारी चीज है, इसको ही हम बर्न करने जिम जाते हैं, इसने बड़ा परेशान किया है, ज्यादा कैलोरी खा लो तो मोटे हो जाते हैं। आपने किया क्या दोस्तों, आपने एक बर्तन लिया, एक बर्तन, एक कटोरी ली, और इस कटोरी में 1 ग्राम पानी तोल के लिया है भाई, 1 ग्राम पानी रख दिया, कितना, 1 ग्राम H2O पानी। हाँ पानी, बिकॉज पानी से ही देखी गई है। ठीक है, तो इस बर्तन के अंदर आपने क्या किया, 1 ग्राम पानी लिख दिया, पानी, 1 ग्राम H2O, और आपने इसको रख दिया एक चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर। साथ साथ में आपने इसमें एक थर्मोमीटर डाल दिया। जब आपने स्टार्टिंग में जब नलके से पानी निकाला था तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर था मानो 14.5 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूं आपको एक कैलोरी की, तो आपको 14.5 ही याद रखना है। पानी कितना लिया, 1 ग्राम पानी ही लेना है, इसकी जगह मिट्टी का तेल, पेट्रोल, रेत, बजरी, कॉपर कुछ नहीं, सिर्फ पानी, मतलब पानी। तो आप गए, आपने नलका खोला, 1 ग्राम पानी लाए आप,
1 ग्राम पानी लाए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर देखा आपने तो उस टाइम था 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसे गैस के ऊपर रख दिया। जैसे ही गैस के ऊपर रखा और गैस को ऑन किया तो क्या लगी होगी सर, इसको थोड़ी सी झुम 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 एनर्जी मिली होगी। तो इसने एनर्जी गेन की और तब तक रुकना है जैसे ही ये टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। 15.5 यानी कि कितना टेम्परेचर बढ़ जाए दोस्तों, टेम्परेचर में जो चेंज आए वो सिर्फ 1 डिग्री का आए। 15.5 पे आपने गैस बंद कर दिया, जैसे ही 15.5 पहुंचा टी 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 वैसे बंद। कितनी एनर्जी इसने गेन की? जो इसने एनर्जी गेन की किसने? 1 ग्राम के पानी ने। कब? जब 14.5 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े। ये जो हीट इसने ली है ना भाई साहब, ये है 1 कैलोरी। सो व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी का मतलब है इस 1 ग्राम के पानी ने, इस 1 ग्राम के पानी ने अपना 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस होने तक जो एनर्जी गेन करी, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एनर्जी गेन की, वो है 1 कैलोरी। बाकी पूरी इसके अंदर की इन डेप्थ कहानी कैलोरीमेट्री में पढ़नी है, बट याद रखिएगा। सो बेसिकली दोस्तों हुआ क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, सो 1 कैलोरी या 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram of water। मैं वाटर को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, H2O, तो वाटर लिखेगा पूरा, हाँ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। तो कितनी होती है 1 कैलोरी? तो 1 कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसने ली है? 1 ग्राम पानी ने। कब? 14.5 से 15.5 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कैलोरी के लिए जानने के लिए? पहली चीज तो 1 ग्राम पानी है, पानी ही होगा, 1 ही ग्राम होगा। टेम्परेचर 14.5 से 15.5 यानी कि 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, 14.5 से 15.5। तो जितनी हीट इसने ले ली 1 कैलोरी। मुझे पता है अब आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहे होंगे, सर अगर ये पानी 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम हो तो? अगर 2 ग्राम पानी है, 1 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाना तो 2 कैलोरी हो जाएंगी। 3 ग्राम पानी है तो 3 कैलोरी, 4 ग्राम 4 कैलोरी, 5 ग्राम पानी 5 कैलोरी। लेकिन टेम्परेचर दोस्तों सिर्फ 14.5 से 15.5 ही करना। दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को बदलना है, यानी कि आपने क्या बदल दिया? ग्राम पानी का बदल रहे हो। यानी कि सर अगर मैं 1000 ग्राम पानी ले आऊं, यानी कि अगर इसके बर्तन के अंदर 1 किलो पानी भरता और 1 किलो पानी को रखता मैं चूल्हे के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर दोस्तों 14.5 से 15.5 ही होना चाहिए। यानी कि टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस ओनली 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 टू 15.5। अगर आपने 1000 ग्राम पानी रखा है, टेम्परेचर आपने 14.5 से 15.5 डिग्री किया है, तो ये कैलोरी बदल के कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1000 कैलोरी हो जाएगी। 1000 कैलोरी, जिसको 1 किलो कैलोरी कहते हैं। सर अगर मैं पानी ना बदलता, मैं पानी को 1 ही ग्राम रखूं लेकिन टेम्परेचर बदलता रहूं, पानी 1 ग्राम रखो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 1 कैलोरी, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे यानी कि 16.5 तक ले जाओगे तो 2 कैलोरी, 17.5 तक ले जाओगे तो 3 कैलोरी। लेकिन पानी सेम रखना है, दोनों में से एक पैरामीटर ही बदल सकते हो। तो अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर रहे हो तो 1 कैलोरी, 2 डिग्री से 3 2 कैलोरी, 3 डिग्री से 3, 4 से 4, 5 से 5, 10 से 10, 1000 से 1000। तो ये बात ध्यान में रखना। यस, तो इस तरीके से होगा। तो 1 कैलोरी होता है हमारे पास दिस। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, 1000 कैलोरी यानी कि 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगी आपकी 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी में पानी की मात्रा आपको बढ़ा देनी पड़ेगी, एक तरीका। या फिर पानी को इतना ही रखो, टेम्परेचर बढ़ा दो 14.5 से सीधे 1000, पर तब तक तो पानी उड़ चुका होगा क्योंकि 1 ग्राम पानी। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है।
ठीक है। अच्छा, यहां पर एक रिलेशन है कैलोरीज और जूल के बीच। सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है बच्चे लोग, ठीक है। सो जूल जो होती है एसआई यूनिट होती है हीट की, ठीक है। और इसकी बिगर यूनिट क्या होगी, तो बिगर यूनिट हो गई किलो कैलोरी। बिगर यूनिट इज किलो कैलोरी, यानी कि KCAL। तो किलो कैलोरी जो होती है उसके अंदर होते हैं 4.18। अब किलो का मतलब तो 1000 हुआ ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4180, देखो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो ने 2 जीरो मार दिए, तो इतना जूल, यानी कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4180 जूल। ये दो छोटे छोटे पैरामीटर्स और कन्वर्जेंस याद रखने हैं। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एनर्जी की ही यूनिट है, डिनोट होता है छोटा ई और वी से। दोस्तों हुआ क्या, मानो आपने एक तार ली और इस एक तार पर आपने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, 1 वोल्ट की बैटरी। इतना आप जानते हैं जो बैटरी होती है वोल्टेज में मिलती है, वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब यहां बैठा था इलेक्ट्रॉन, यहां बैठा था इलेक्ट्रॉन, भाई ये प्लस होता है ये माइनस होता है। ये इलेक्ट्रॉन खिंचा चला आया जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया इस 1 वोल्ट की बैटरी ने, यानी कि एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेट किसी को करवाओगे, किसी की स्पीड बढ़ाओगे, तो भाई एनर्जी तो दोगे ना। बिना एनर्जी के किसी की स्पीड नहीं बढ़ती। यानी कि 1 वोल्ट की बैटरी ने इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी दी, वही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सुनना, इस 1 वोल्ट की बैटरी ने इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी दी, वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय और गिवन बाय, द एनर्जी गिवन बाय 1 volt of battery to accelerate 1 electron is called या is known as इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ली टू एक्सेलरेट बाय 1 वोल्ट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो 1 eV, इसका फॉर्मूला जरा देखें तो 1 eV बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 1 वोल्ट। भाई फिर सिंपल सी बात है, तो यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है, यस नेगेटिव में होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 वोल्ट, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट को हम कहते हैं जूल, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के अंदर मिल गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो इतना जूल होता है, याद रखना, ठीक है। ये 1 eV के अंदर है, कूलम और वोल्ट को भी जूल कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की कहानी। सो ये सारी की सारी हमारी एनर्जीज की यूनिट है जो मैंने आपके आगे आपको बताई। क्या क्या बताई, अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास जूल, ठीक है सर। दूसरा CGS यूनिट क्या होती है, तो CGS यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास होती है अर्ग। तीसरा हमने पढ़ा वॉट आर क्या है, एनर्जी की यूनिट है। किलो वॉट आर क्या है, एनर्जी की यूनिट है। ये कैसे जूल से रिलेटेड है, 3.6, इसको किलो जूल बोल लो या इसको लिख लो 3600 जूल। ये कैसे रिलेटेड है, 3.6 मेगा जूल कह लो, या ये है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या मैं इसको कह सकता हूं 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। जो समझ में आए वो लिख सकते हो, दिस इज ज़्यादा फेमस, ठीक है, और आजकल ये चल रहा है ज़्यादा, ठीक है। फोर्थ हमने क्या देखा, फोर्थ हमने यहाँ पर देखा कैलोरी। कैलोरी हमने देखा
कि ये जो कैलोरी होती है ये हीट एनर्जी की यूनिट होती है, और कैलोरी जो होता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। यस मुझे पता आपको नियरली 4.2 जूल बोला होगा कि याद कर लो, है ना। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी होता है 4180 जूल, ठीक है। तो 4180 जूल, जिसको नियरली 4200 जूल करके याद कराया होगा, आपका परफेक्ट आंसर ये रहा। और इसके बाद अगर एनर्जी की यूनिट में बात करें, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सो दीज आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी यूनिट किसकी है? एनर्जी। और सारी कहानी हमने यहां पर लगा दी। अब नेक्स्ट क्लास पर बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के अलग अलग टाइप होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि अब आपको मजा आएगा, क्योंकि अब यहां पर चीजें न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एनर्जी हमने यहां पर पूरा खोल डाला जितना आपके पास है, ठीक है, सारा पूरा का पूरा A to Z। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। मिलता हूं जल्द से जल्द सेकंड लेक्चर यानी कि इसके 5th लेक्चर पे और अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।